वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जेपीएससी पीटी जीएस पेपर 1 की क्लासेस में स्वागत है, जहां पे हम लोग क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट जेपीएससी पीटी जीएस पेपर 1 का प्रिपरेशन कर रहे हैं। और जिस प्रकार टारगेट है कि प्रत्येक पेपर में, जैसे ये हिस्ट्री अभी चल रही है, तो हिस्ट्री में हमें 5000 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर आपका पॉलिटिकल में 5000 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसी प्रकार ज्योग्राफी में 5000 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और इसी से प्रश्न आपके आएंगे। एक्स्ट्रा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि समय कम है। और तैयारी का बेस्ट फार्मूला यही है कि हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में पूरे सिलेबस को देख लें। जैसे कि कोई यूनिट उठाया, इससे कितने प्रश्न बन सकते हैं, सारे प्रश्नों को मैंने शामिल कर लिया है आपके क्लासेस में। तो चलिए, हिस्ट्री में अभी हम लोग 5000 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार पॉलिटिकल में करेंगे, इकोनॉमिक्स में करेंगे। मिला जुलाकर आपका सिलेबस को कंप्लीट कर दिया जाएगा 17 मार्च के पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासेस को। पहला है, मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का द्वार कहा जाता है? मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का द्वार कहा जाता है? तो सूरत बंदरगाह को। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का द्वार कहा जाता था? सूरत बंदरगाह को। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हामिद लाहौरी कौन थे? अब्दुल हामिद लाहौरी कौन थे? अब्दुल हामिद लाहौरी ये शाहजहां के राजकीय इतिहासकार थे। शाहजहां के काल में राजकीय इतिहासकार थे अब्दुल हामिद लाहौरी। अगला है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? तो दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी किसकी मृत्यु? हुमायूं की। तो हुमायूं की मृत्यु हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आगे आपके लिए जो प्रश्न है वो है, किस मुगल बादशाह के मृत्यु पर किस मुगल बादशाह के मृत्यु पर यानी दुर्भाग्य पर एक इतिहासकार है लेनपुल। लेनपुल ने लिखा, वह जीवन भर ठोकरें खाते रहा और ठोकर खाकर ही जीवन का अंत हुआ। ये हुमायूं के बारे में कहा है इतिहासकार लेनपुल ने, इसीलिए क्योंकि हुमायूं जीवन भर इधर से उधर भटकता रहा। जैसे 1530 में गद्दी मिली, 1540 में उसे शेरशाह ने हरा दिया और भारत से भागकर उसे ईरान में शरण लेना पड़ा। अब फिर 1555 में आते हैं और 1556 में उसकी मृत्यु हो जाती है। कैसे? दीन पनाह में जो उसकी जो भवन है दिल्ली में, दीन पनाह भवन की बिल्डिंग की सीढ़ियों से टकरा कर, ठोकर खाकर वो लुढ़क जाते हैं और गिर जाते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी वो 1540 में गए, भारत से भागकर हार कर 1555 में वापस आते हैं, बहुत मेहनत करके संघर्ष करके। जब बाहर में 15 साल उन्होंने बिताया, तो वहाँ पर इधर से उधर वो भटकते रहे, है ना। जब किसी राजा की गद्दी चली जाती है, दूसरे के यहाँ शरणार्थी थे, तो कैसे रहेंगे आप सोच सकते हैं। तो मतलब वो दर दर की ठोकरें खा रहे थे, फिर कितने मुश्किल से उन्होंने गद्दी प्राप्त की। और दुर्भाग्य से सीढ़ी से, उसकी जो सीढ़ियाँ हैं दिन पनाह बिल्डिंग्स की, उसकी सीढ़ियों से कह सकते हैं उनको ठोकर लगी और वो लड़खड़ा कर गिर पड़े, उनकी मृत्यु हो गई। तो उनकी बातें जो है लेनपुल की बिल्कुल सही है कि हुमायूं के जीवन का अंत ऐसा ही हुआ। जीवन भर वह ठोकरें खाते रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हो गया, ऐसा लेनपुल ने कहा है। अगला है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब कौन थे? मुहतसिब एक अधिकारी था जो लोगों को आचरण सिखाता था ना, आचार विचार सिखाता था। लोक आचरण अधिकारी को कहा जाता था मुहतसिब। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल प्रशासन में मदद ए मास क्या अंगत करता है? मदद ए मास मदद ए मास ये विद्वानों को दी जाने वाली भूमि थी जो कि राजस्व मुक्त होती थी। मदद ए मास क्या था? विद्वानों को दी जाने वाली भूमि थी जो कि राजस्व मुक्त होता था। अगला है, दस्तान ए अमीर हमजा। दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? तो दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन अब्दुस समद के द्वारा किया गया। पूरा नाम इसका ख्वाजा अब्दुस समद था, जिन्होंने दस्तान ए अमीर हमजा नाम से चित्रांकन किया था। अगला है, किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो हजरत ए आला की उपाधि अपनाने वाला शासक कौन था? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने हजरत ए आला की उपाधि अपनाई थी, बाद में सुल्तान की। किस मुगल बादशाह को
वजीर गाजीउद्दीन वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया। ऐसा मुगल शासक था जो कि अपने वजीर के डर से अपनी राजधानी दिल्ली नहीं आते थे। वह शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। और वजीर कौन था? गाजीउद्दीन। तो शाह आलम द्वितीय थे। अगला है औरंगजेब के समय का प्रमुख अमीर। औरंगजेब के समय का प्रमुख अमीर कौन था? जो व्यापारिक जहाज़ों का मालिक था। व्यापारिक जहाज़ों का मालिक भी था और प्रमुख अमीर भी था। वो कौन था? मीर जुमला। मीर जुमला पहले ये साउथ इंडिया के थे, बाद में ये मुगलों के सेवा में आए और बहुत बड़े कह सकते बिजनेसमैन थे, व्यापारिक जहाज़ों का मालिक था। इनके शिप चलते थे समुद्रों में। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया है? दिल्ली में जो लाल किला है, जहाँ पे भी हमारे प्रधानमंत्री जी झंडा फहराते हैं और ऐतिहासिक स्थल है, इसका निर्माण किसने करवाया था? किस मुगल बादशाह ने? तो शाहजहां ने। इसीलिए शाहजहां का काल को स्थापत्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। बहुत सारे बिल्डिंग्स उसने बनाए थे। किस इतिहासकार ने, देखिए वही प्रश्न भी आ गया जैसा मैंने कहा, किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो मुगल काल का स्वर्ण युग शाहजहां के शासनकाल को किसने कहा है? ए एल श्रीवास्तव। इसने स्टार्टिंग किया, बाद बाकी सबने काफी फेमस हो गया। तो स्टार्टिंग में मुगल काल को स्वर्ण काल किसने कहा? तो ए एल श्रीवास्तव पहली बार। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया? किस शासक ने पटना को अपनी प्रांतीय राजधानी बनाया था? तो वो शासक कौन थे? शेरशाह सूरी। सूर्यवंश के संस्थापक शेरशाह सूरी ने पटना को अपनी प्रांतीय राजधानी बनाया था। अगला है मयूर सिंहासन या इसी को तख्त ए ताऊस। मयूर सिंहासन का दूसरा नाम है तख्त ए ताऊस। तो मयूर सिंहासन या तख्त ए ताऊस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला। इसके बाद क्यों नहीं बैठ पाए बाद बाकी? क्योंकि 1739 में एक आक्रमण हुआ था, विदेशी आक्रमण। किसने? नादिर शाह ने किया था। तो नादिर शाह अपने साथ इस सिंहासन को ईरान ले गया। ईरान ले गया क्योंकि बहुत कीमती था। बहुत कीमती था होने के कारण इसे उन्होंने यहाँ से लूट लिया। बाहरी क्या करते थे? यहाँ तो लूटने ही आए थे, यहाँ से प्रॉपर्टी बनाने आए थे, यहाँ से धन कमाने आए थे। यहाँ पे शासन उसे करना था नहीं। तो मयूर सिंहासन या तख्त ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला थे। क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीला के बाद यहाँ पे तख्त ताउस या मयूर सिंहासन रहा ही नहीं, उसे नादिर शाह ने लूट कर ईरान ले गया। अगला है किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? हिंद और ईरानी दोनों के वास्तुकला का मिक्स रूप देखने को मिलता है, समन्वय देखने को मिलता है पहली बार, है ना, सर्वप्रथम। बाद में बहुत सारे बिल्डिंग बने जिसमें समन्वय मिलता है, लेकिन सर्वप्रथम समन्वय किस पे मिला? तो शेरशाह के मकबरे में। शेरशाह के मकबरे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? शेरशाह का बचपन का नाम क्या था? तो फरीद खां। शेरशाह को उसके पिता हसन खान ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था। वह जागीर कौन सी थी? शेरशाह के पिता का नाम याद कर ले। शेरशाह के पिता थे हसन खां। उसने उसे एक जागीर के प्रबंधक के रूप में स्टार्टिंग में, जब वो शासक नहीं थे, नियुक्त किया था किशोरावस्था में। तो वो जागीर कौन सी थी? तो सहसाराम या सासाराम। सहसराम या सासाराम उस जागीर का नाम था। और यहीं पर शेरशाह का मकबरा भी है। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? बाबर की जीत हुई थी पानीपत के युद्ध में। कब? 21 अप्रैल 1526 को। इसमें उसने इब्राहिम लोदी को हराया। तो इसमें जीत का जो मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता। उसकी सैन्य कुशलता सबसे बड़ा कारण था जीत का। जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जाप्ती प्रणाली का स्टार्ट किसने किया था? बाद में ये मुगल काल में भी रहा, लेकिन इसका स्टार्टिंग किसने किया जाप्ती प्रणाली का? तो शेरशाह ने किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित क्या था? तो राज्य के जो छोटे मोटे कानून थे उसे संयुक्त रूप से जवाबित कहा जाता था। जवाबित क्या था? राज्य कानून। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े होते रहते, इसका कारण क्या था? ईरान के जो शाह थे और मुगल, इन दोनों के बीच जो झगड़े होते थे, ये कंधार को लेकर, है ना। कंधार जो क्षेत्र था उस पर अधिकार को लेकर ईरान के शाह और मुगलों के बीच अक्सर झगड़े होते थे। मुख्य कारण था शाह। मुमताज महल का असली नाम क्या था?
मुमताज महल जो कि शाहजहां की पत्नी थी, इसका असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, और मुमताज महल की याद में ही ताजमहल का निर्माण हुआ था, इसलिए इम्पोर्टेंट रहती है। मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो अर्जुमंद बानो बेगम। किस मुगल शासक को जिंदा पीर, जिस प्रकार वो रहते थे, जिसको कहते हैं सादा जीवन था, बिल्कुल कोई तड़क भड़क नहीं था, सिंपल सा जीवन है ना, ये एक सन्यासी का होता है, उस तरह का जीवन जीते थे, इसलिए उसको जिंदा पीर कहा जाता था। कौन थे? औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? अकबर ने अपने शासनकाल में बहुत सारी इमारतें बनवाई, बिल्डिंग बनवाई, उसमें एक बिल्डिंग ऐसा भी है जिसका नक्शा लगता है कि बौद्ध विहार है, कोई बौद्ध विहार टाइप से उसका मॉडल है, तो ये पंचमहल। पंचमहल का नक्शा कैसा है? बौद्ध विहार जैसा। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के पिता का नाम क्या था? अंतिम मुगल बादशाह जिन्होंने 1857 के विद्रोह में सैन्य नेतृत्व कर सकते नेतृत्व दिया था, प्रशासनिक नेतृत्व विद्रोहियों का, तो इसके फादर्स कौन थे? इसके पिता का नाम क्या था? तो अकबर। इनके पिता का नाम अकबर द्वितीय था। अकबर द्वितीय के पुत्र थे बहादुर शाह जफर। अकबर के अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस गृह से स्थापित किए? अकबर ने राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, संबंधों को सुधारने के लिए। सबसे पहला उन्होंने किस राजपूत घराने से वैवाहिक संबंध स्थापित किए? तो कछवाहों से। कछवाहा राजपूत गृह से उन्होंने सबसे पहले वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। औरंगजेब ने दक्षिण में किन दो राज्यों को विजित किया? औरंगजेब ने दक्षिण में किन दो राज्यों को विजित किया और मुगल साम्राज्य में मिला लिया था? तो गोलकुंडा और बीजापुर को औरंगजेब ने विजित करके मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है? तो आत्मकथा लिखने वाले मुगल बादशाह कौन थे? जहांगीर। जहांगीर ने लिखा था, तुजू के जहांगीरी, जिसका नाम क्या था? तुजू के जहांगीरी। किस भाषा में लिखी गई है ये पुस्तक? फारसी भाषा में। मुगलों ने नवरोज या नौरोज का त्यौहार किन से लिया? नवरोज या नौरोज का त्यौहार पारसियों का है, तो जी हाँ, पारसियों से ही लिया था। चलिए नेक्स्ट। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? तो रबिया दुर्रानी का मकबरा, इसी को बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। रबिया दुर्रानी का मकबरा या बीबी का मकबरा, जिसको कि औरंगजेब ने बनवाया था, औरंगजेब ने इसको बनाया था, इसी अपने बीबी रबिया दुर्रानी की याद में, इसीलिए इसको द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। हालांकि ताजमहल के आसपास भी नहीं है ना, उस तरह की भव्यता इस बिल्डिंग में नहीं है, लेकिन बीबी की याद में बनाया था और कुछ कुछ साम्यता है, इसीलिए इसको द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? ये थोड़ा देखिएगा, औरंगजेब है ना, लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, औरंगजेब के काल में ही सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति थे, क्योंकि औरंगजेब को हम लोग कट्टर मानते हैं, हिंदुओं को देखना नहीं चाहते, जैसा शासक के रूप में मानते हैं, लेकिन इधर देखिए दूसरी तरफ कि उसी के काल में सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा? दीन ए इलाही को एक धर्म कहा किसने? अबुल फजल ने। अकबर ने दीन ए इलाही चलाया, इसे अबुल फजल ने क्या कहा? एक धर्म। अगला है अनवार ए सुहेली। अनवार ए सुहेली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र। पंचतंत्र का अनुवाद है आपका अनवार ए सुहेली। अगला है धर्मत का युद्ध 1658 में किनके बीच लड़ा गया? धर्मत का युद्ध 1658 में किनके बीच लड़ा गया? औरंगजेब और दारा के बीच। ये उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा गया था अप्रैल 1658 में। धर्मत का युद्ध औरंगजेब और दारा सिकों के बीच मुगल सत्ता के लिए। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? मंसूर। किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? गुलबदन बेगम ने लिखा। गुलबदन बेगम कौन थी? ये हुमायूं की बहन थी। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। इनका जन्म स्थल भी वहीं था। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? है ना, जैसे पहले कहा कि ये किसकी बहन थी? हुमायूं की। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी, यानी बाबर की पुत्री थी। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? जो मुगल प्रशासन में जिले होते थे उसे सरकार कहता, सरकार के नाम से जिले को जाना जाता था।
तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग टू एग्जाम फाइटर नंबर 1। साथियों, मिलते हैं कल फिर एक नए क्लासेस में जेपीएससी पीटी जीएस पेपर 1 के लिए। और जीएस पेपर 1 की क्लासेस एवरी मॉर्निंग आपको 7 AM को एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे मिल जाती है। और ये क्लासेस टिल एग्जाम तक जारी रहेगी और पूरे सिलेबस को आपको कवर कराया जाएगा। और यहाँ पर हमारा टारगेट है कि पेपर 1 को हम लोग क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में प्रिपरेशन करेंगे, और पेपर 2 जो हमारा झारखंड है, जो कि रिजल्ट में मुख्य भूमिका निभाएगा, उसकी क्लासेस 8 AM को चलती है। वो क्लासेस पूरा डिटेल्स में होती है, लेक्चर्स होती है, और वहाँ पर प्रैक्टिस सेट को बाद में सॉल्व कराएंगे। लेकिन जो 7 AM में चलती है पेपर 1 का, यहाँ का प्रिपरेशन का स्टाइल हमारा यही रहेगा। क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में सारे पेपर है, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, सबको इसी फॉर्म में हम लोग कर लेंगे। और टारगेट यही है, जब प्रैक्टिस सेट भी लास्ट में लाएंगे मार्च महीने में, स्टार्टिंग रहेगा एग्जाम का उसके कुछ दिनों पहले, तो प्रैक्टिस सेट को मिलाकर और प्लस इधर क्लासेस को मिलाकर एवरी आपका जो पार्ट है सब्जेक्ट का, उसमें हमारा टारगेट है 5000 प्रश्नों का संग्रह प्रत्येक से आपको करा देंगे। और आपका एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा, इसकी पूरी गारंटी है। तो आप भी चाहते हैं जेपीएससी पीटी जीएस पेपर 1 एंड पेपर 2 की कंप्लीट तैयारी करें, तो हमारे साथ जुड़कर आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और हमारे साथ जुड़कर प्रिपरेशन करने के लिए आपसे कोई फीस, कोई पेमेंट नहीं लग रहा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें, ताकि क्लासेस की वीडियो एवरी मॉर्निंग 7 AM एंड 8 AM को अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन जाए, आप उसे देख सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1।